ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ, बाकी जो जो आएंगे सो ज्वाइन करते जाएंगे। हाँ, सो आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। We'll go both language, English and Hindi, both language will be there. Wherever you are comfortable, we will shift to Hindi or we will shift to English. No problem at all. Languages, no barrier. So, myself, I am Kameshwar Dubey ji, Assistant Director in ESIC. 20 years I was in Air Force. I retired from Air Force and then joined ESIC. So, all over the India, हम एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण किए हैं, भ्रमण करके ड्यूटी किए हैं। सो ट्रांसफ़र इज़ नॉट एन इशू फॉर मी। जो जियोग्राफिकल बाउंड्री, ध्यान रखिए, जिनको कैरियर की चिंता है उनके लिए जियोग्राफिकल बाउंड्री जो है, भौगोलिक बाउंड्री है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। मेरे लिए कोई भौगोलिक बाउंड्री नहीं है। अगर मुझे इससे बड़े पोस्ट कहीं मिलते हैं अप्लाई करने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, जहाँ कहीं भी मिलता हो, आई विल गो। पूरा इंडिया अपना है, विद प्लस एंड माइनस, सब जगह फैसिलिटीज अवेलेबल है। सो 2012 में हम एयरफोर्स से रिटायर हुए, ESI से ज्वाइन किए। ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक हम ब्रांच मैनेजर रहे, और उसके बाद से 2022 में UPSC ने असिस्टेंट डायरेक्टर का वैकेंसी निकाला था। 8 पोस्ट का वैकेंसी ऑल इंडिया में था। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, उस 8 में से एक हम भी सिलेक्ट हो गए। सो अभी हम असिस्टेंट डायरेक्टर मुंबई में हैं। ठीक है, दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन। बाकी सबका इंट्रोडक्शन लूँगा तो थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, इसलिए अब हम सीधे शिफ्ट करते हैं। अपना जो प्लान है, SSO LDC का जो क्वेश्चन पेपर है, पैटर्न है, उसको समझ लीजिए। प्रॉब्लम ये है कि मैंने 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, दोनों में लगभग 1,000 मेंबर्स हैं, एंड प्राइवेटली दे आर आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस। सबको एक एक करके रिप्लाई करना थोड़ा ठीक नहीं है, इसीलिए हमने सोचा कि सबको एक साथ हम बताते चलते हैं। इसमें क्या करें जिससे सक्सेस हाथ में, आपको सक्सेस से मतलब है सफलता पाने के लिए जब हम किसी एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं तो हमें क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। लिमिटेड टाइम है सबके पास, और अपीयर होने में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ऐसा तो हम लोग सब सर्विस में हैं, सब ड्यूटी में हैं, ड्यूटी करते करते सैटरडे संडे गवर्नमेंट हॉलीडेज इसको यूटिलाइज करेंगे। ड्यूटी से आकर के इवनिंग में, ड्यूटी जाने से पहले मॉर्निंग में हम यूटिलाइज करेंगे, और यूटिलाइज करके और प्रिपरेशन करना है जब तक सफलता नहीं मिल जाती। टिल यू गेट सक्सेस, योर हॉलीडेज शुड बी यूटिलाइज्ड ओनली एंड ओनली फॉर द प्रिपरेशन, नथिंग एल्स। आपका टेबल टेनिस भी यही है, आपका बैडमिंटन भी यही है, आपका मूवी थिएटर भी यही है, आपका इंटरटेनमेंट भी यही है, आपका एजुकेशन भी यही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें कंपटीटर बहुत हैं, सीट्स लिमिटेड है, और जब सीट्स लिमिटेड होती हैं तो कट ऑफ जो होता है ना, वो इतना पेनफुल होता है कि बाद में आदमी पछता के क्या कर लेगा। पछताने से कुछ प्राप्त नहीं होगा, पछताने से पहले मेहनत करना है, पछताना ना पड़े। सो चूँकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर मोर and number of seats are limited, that is why it is called limited departmental competitive examination. So एक तो अच्छी बात यह है कि कोई आउटसाइड फ्रेशर इसमें नहीं है, लेकिन खराबी यही है कि इसके अपने अपने परसेंटेज है, कहीं पर 10%, कहीं पर 15%, कहीं पर 20%, जो रिक्रूटमेंट रेगुलेशन में मेंशन किया हुआ है, और उस ईयर में जितनी वैकेंसी एराइज हुए उसी के अनुसार लिमिटेड वैकेंसी होती है। तो लिमिटेड वैकेंसी में वही व्यक्ति सक्सीड होंगे। हमारे ऑफिस में आकर के बहुत लोग बताते हैं, सर पिछली बार हम 5 मार्क्स से मिस कर गए, 2 मार्क्स से मिस कर गए, 10 मार्क्स से मिस कर गए।
साहब ऐसा है 1 मार्क्स पे मिस करने वाले बहुत होंगे, 10 मार्क्स तक तो छोड़ दीजिए। तो अगर सफल होना चाहते हैं तो ये मिस वाली लाइन से ऊपर निकलनी पड़ेगी। और इसलिए हाफ मार्क्स 1 मार्क्स पर आपको कंसंट्रेट करना है। कैजुअल स्टडी से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जनरेशन गैप बहुत हो गया है और आज के बच्चे एक से एक पढ़े लिखे आते हैं, धुरंधर आते हैं जी। इसलिए कैजुअल स्टडी से हमारा काम नहीं चलेगा। तो आपको सिंसियरली फिक्स करना है, ड्यूटी से आते हैं शाम में पढ़ाई में लग जाए। जब तक हेल्थ और शरीर आपको गवाही दे तब तक पढ़िए। रात में 6 घंटा सोना है, निश्चित रूप से 6 घंटा सोना है, साउंड स्लीप होना चाहिए 6 घंटे का। और फिर सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग उठिए। मैंने देखा है यूट्यूब एनालिसिस में बहुत कम लोग हैं जो मॉर्निंग 4 o'clock to 6 o'clock दिखाई देते हैं। वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ा हुआ चीज भूलता नहीं है कोई, याद रहता है। इसलिए आप आदत डालिए, भले रात में 11 बजे सो जाइए, भले रात में 10 बजे सो जाइए, लेकिन सुबह 4 बजे से पढ़ना जरूर शुरू कीजिए। वो आपके ज़्यादा काम करने आने वाला है। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का आप कंसंट्रेशन जितना करेंगे उतना आपको ज़्यादा काम आने वाला है, राइट। तो ये तरह कि कहाँ से आपके पास टाइम आएगा। टाइम तो आपको निकालना है साहब। यू हैव टू डिसाइड प्रायोरिटी। ये नोटिफिकेशन सबके लिए एक साथ निकला है, सब लोग एक साथ फॉर्म भर रहे हैं, तो सबके पास एक ही सेम टाइमिंग है। सबके पास वही 24 घंटे इंटू 7 डेज है। आपको डिसाइड करना है कि आप प्रायोरिटी कहाँ फिक्स कर रहे हैं। नरीमन पॉइंट पे घूमने के लिए फिक्स कर रहे हैं, ताज होटल देखने के लिए फिक्स कर रहे हैं, कहीं टूर जाना है, लोनावाला पुणे वाला कहीं टूर जाना है, कहीं विजिट करने जाना है। प्रायोरिटी आपको डिसाइड करना है। ये सब चीज़ें जरूरी है, ये सब जाना चाहिए, लाइफ के ये पार्ट हो सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप जाएं, कोई दिक्कत नहीं। प्रायोरिटी डिसाइड करना है। और आज की प्रायोरिटी ये है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया तो यू आर नाउ डेडिकेटेड फॉर योर एग्जाम। ठीक है। एसएसओ का जो क्वेश्चन पेपर है, एसएसओ के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। एसएसओ के क्वेश्चन पेपर में मुझे आपसे कुछ बताना है। एसएसओ का जो सिलेबस है, एसएसओ के सिलेबस में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 इज कंप्यूटर टेस्ट। ठीक है। पेपर 1 जो है, अगर आपके पास कुछ रेफरेंस है तो आप देख सकते हैं। पेपर 1 जो है उसमें लिखा है ईएसआई एक्ट, लोकल ऑफिस, अकाउंट्स, मेडिकल, रिकवरी मैनुअल, ड्राफ्टिंग एंड ऑफिस प्रोसीजर, मीडियम इंग्लिश हिंदी दोनों रहेंगे, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे और ऑनलाइन एग्जाम होगा। ये हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, राइट। 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के हैं, 2 आवर्स है। 2 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? 120 मिनट होते हैं। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। होना तो ये चाहिए कि 120 मिनट में 120 क्वेश्चन होना चाहिए। कंपटीशन में 120 मिनट में 150 क्वेश्चन होता है, यहाँ पर 120 मिनट में 100 क्वेश्चन है। सो टाइम की कोई कमी नहीं है, एडिक्वेट टाइम है अगर आपको आता है तो। देखिए, जमाना चला गया जब एग्जामिनेशन हॉल में हम एक्सपेरिमेंट करते थे कि इसका आंसर ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, नहीं बी लग रहा है, नहीं सी होना चाहिए। और जब दूसरी बार वापस आए तो लग रहा है कि डी है। नो 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 नो, नॉट अलाउड। एक्सपेरिमेंट इज नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। टाइम विल रन आउट। प्रिपरेशन करके जाना है घर से, और क्वेश्चन दिखा और ये आंसर टिक,
जैसे क्वेश्चन सामने आया उसका यही आंसर है जी, डिटरमाइंड है। जब तक डिटरमाइंड नहीं है अवॉइड कीजिए। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अभी तक उसमें मेंशन नहीं है। सो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी मारते जाएंगे। सरसरी निगाह से पहले जिसको जो आपको आता है, जिस पर 100% आप श्योर है, पहले उसको कर लीजिए। काउंट कर लीजिए कितना आपने, वो तो काउंट कर देता है ना। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है उसमें उसमें टोटल काउंटिंग आती है कि इतना आपने अटेम्प्ट किया। सो आपने पहले जिस पर 100% श्योर है उसको अटेम्प्ट कीजिए। सेकेंड रन में 50% से ऊपर जिसमें आप श्योर हैं उसको अटेम्प्ट कीजिए, और जो बच गया वो थर्ड अटेम्प्ट में कीजिए। हो सकता है वहाँ उस समय तक माइंड का अम्ब्रेला कुछ खुल गया हो, ज़्यादा खुल गया हो, और आपको कुछ ज़्यादा ही इंट्यूशन आ जाए, दिमाग आ जाए, काम करने लगे। राइट। क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर जो 1 जो है, ये इसमें जो ESI एक्ट लिखा है साहब, जो क्वेश्चन पेपर आप खोल के देख लीजिएगा, ये सिर्फ ESI एक्ट इसमें नहीं है। ESI एक्ट भी है, ESI रूल्स भी है, ESI रेगुलेशन भी है। तीनों चीज़ें आपको भी तीनों जानने पड़ेंगे। आप में से जो कोई भी सीनियर मोस्ट हो, थोड़ा आप ये चैट बॉक्स में डालिए, ESI एक्ट में कहीं मेंशन है क्या कि ये मैटरनिटी बेनिफिट कितना दिया जाता है और उसके कंडीशन क्या है। ESI एक्ट में कहीं मेंशन है कि उसके कंडीशन क्या है, सिकनेस बेनिफिट के कंडीशन क्या है, SST के कंडीशन क्या है, कहीं मेंशन है? अगर है तो लिखिएगा। देखिए ऐसा है, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, तीनों थोड़ा मैं आपको बताते चलूँ, जिनका लीगल बैकग्राउंड होगा उनको पता होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट से एक्ट पास कराती है। सो एक्ट जब भी पास होगा पार्लियामेंट से पास होगा। पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा नहीं, पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो जो भी गवर्नमेंट पावर में होगी वो कोई बिल को टेबल करती है, बिल को टेबल करने के बाद से लोकसभा राज्यसभा किसी में भी टेबल हो सकता है। लोकसभा राज्यसभा पहले एक में से पास करा लीजिए, फिर दूसरे में से पास करा लीजिए, और तब प्रेसिडेंट का एसेंट हो जाए, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद से रूल्स बनते हैं, एंड रूल्स आर फ्रेम्ड बाय द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। क्योंकि ESI एक्ट जो है लेबर मिनिस्ट्री का पार्ट है, इसलिए रूल्स आर फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। सो उसको बोला जाएगा कि रूल्स कौन बना रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रहा है। तो रूल्स जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी उसमें मैं चेंज करेगी कि 10,000 तक की जिसकी सीलिंग है वो ESI के कवरेज में आएगा, 15,000 तक की सीलिंग है उसको कवरेज में लेंगे, 21,000 तक की सीलिंग जिसको उसको कवरेज में लेंगे। ये रूल्स चेंज करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करेगी और सीलिंग लेवल जो है 21 से 30,000 कर देगी। सो दिस इज कॉल्ड ESI रूल। और रेगुलेशन डिपार्टमेंट बनाती है। जनरली ये भी मिनिस्ट्री से फ्रेम होकर के आता है, मिनिस्ट्री से ओके होकर के आता है, बट जो रेगुलेशन ही जो हमारा ऑपरेटिव पार्ट होता है। तो इसलिए जब भी यहाँ से अब हम जब भी ESI एक्ट की बारे में बात करेंगे तो ESI एक्ट का मीनिंग ESI एक्ट हुआ, रूल्स हुआ, ESI रूल्स हुए, ESI रेगुलेशन हुए, ये तीनों पढ़ना है आपको। क्वेश्चन तीनों में से आते हैं। ये जो लोकल ऑफिस टर्मिनोलॉजी है, लोकल ऑफिस टर्मिनोलॉजी ओल्ड टर्मिनोलॉजी है, हमारे डिपार्टमेंट ने इसको अपडेट नहीं किया और सर्कुलर निकाल दिया। लोकल ऑफिस नाम अब नहीं है, आप भी ये लोकल ऑफिस नाम भूल जाइए। अब नाम क्या है, ब्रांच ऑफिस है। तो चूंकि ब्रांच ऑफिस है इसलिए जो मैनुअल है वो ब्रांच ऑफिस मैनुअल है। ब्रांच ऑफिस मैनुअल 2010 में पब्लिश हुआ था, ये 2024 एंड चल रहा है। एक जनरल टेंडेंसी, एक जनरल प्रैक्टिस ये है कि एवरी 5 ईयर्स में मैनुअल्स को
रीड्राफ्ट किया जाता है, रिकंसाइल किया जाता है और पब्लिश किया जाता है। हमारे यहाँ तो पता ही नहीं चलता कब होता है कब नहीं होता। तो 2010 का ही हमारे पास अभी ब्रांच ऑफिस मैनुअल हैंडबुक है। हमें क्या करना है, लगभग उसमें से 60% उसमें मटेरियल चेंज हो चुके हैं। हर महीने में 2-4 सर्कुलर आते हैं ब्रांच ऑफिस प्रोविजन से रिलेटेड। सो हमें ये करना है कि ब्रांच ऑफिस मैनुअल हमें पढ़ना है, क्योंकि वो आई ओपनर है, प्रोसीजर उसी में है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन चेंज हो गया है, तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए ESIC के सर्कुलर में जा करके और जितने भी बेनिफिट से रिलेटेड सर्कुलर है, सरसरी निगाह से देखते जाना है। सरसरी निगाह से उसको देखते जाइए और जो आपके पास ब्रांच ऑफिस मैनुअल है वहाँ पर करेक्शन करते जाइए। अगर ज़रूरत पड़े तो पेपर उसमें रखिए और नहीं तो करेक्शन कीजिए। किसी की एलिजिबिलिटी के लिए 70 डेज होना चाहिए कंट्रीब्यूशन, किसी की एलिजिबिलिटी के लिए 6 मंथ एलिजिबल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, किसी की एलिजिबिलिटी के लिए Day 1 से होना चाहिए। ये सब उसमें अपने ब्रांच ऑफिस मैनुअल में करेक्ट कीजिए। अकाउंट्स का, मेडिकल का, इसका मैनुअल जो उस ब्रांच में है वो तो कर लेंगे, जो उस ब्रांच में नहीं है उनके लिए थोड़ा मुश्किल कार्य है। रिकवरी मैनुअल के लग 4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए, और वीडियो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आपको अपलोड करूँगा। ड्राफ्टिंग एंड ऑफिस प्रोसीजर, लिटरली इसका मीनिंग होता है मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर। लिटरली इसका मीनिंग होता है मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर। लेकिन सिर्फ मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ आपको सपोर्टिंग और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो मैं स्पेशली मैंने SSO LDC के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया है। आप डेली उस प्लेलिस्ट में विजिट करते रहिए। किसी दिन एक दिन में मैं 3-3, 4-4 वीडियो रिलीज करता हूँ। टाइम नहीं मिलता कि मैं ग्रुप में शेयर करूँ। आप अपने प्लेलिस्ट में जा कर के रिविजिट करते रहिए। प्लेलिस्ट विजिट करते रहेंगे तो आपको उसका अपडेट पता चलता रहेगा। सिर्फ मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर से काम नहीं चलेगा, लेकिन एक चीज़ है, मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर के मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। जो E-ऑफिस है, आज जो हम E-ऑफिस में काम कर रहे हैं, E-ऑफिस इज पार्ट ऑफ मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर। सो E-ऑफिस के बारे में हमें सब कुछ जानना है। अगर नहीं जानते हैं, आप मंडे से अपने ऑफिस में E-ऑफिस का एक टैब चेक कीजिए और काम करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बढ़ानी है, क्यूरियोसिटी बढ़ाइए टू लर्न। सिर्फ जो मिला काम उसको कर दिया ऐसा नहीं, और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये आपको मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर के द्वारा होगा। मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर का 100% वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आपके मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर का प्लेलिस्ट भी अलग से है, और नहीं तो जो SSO का प्लेलिस्ट है उसमें भी हमने डाल दिया है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पेपर नंबर 2। क्वेश्चन पेपर नंबर 2 में क्या है, FR है, SR है, GFR है, पेंशन है, कंडक्ट रूल है, बुक कीपिंग है। इतना ही चीज़ लिखा है। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में होंगे, MCQ क्वेश्चन होंगे, ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे, 2 आवर्स के होंगे, 120 मिनट्स के होंगे। इसमें समझने वाली बात यह है कि हम में से बहुत लोग FR SR कहते रहते हैं। ये दोनों अलग अलग बुक है। एक फंडामेंटल रूल है, आपको पता है कब का बना है फंडामेंटल रूल? जब याद आएगा तो FR का जो मेरा YouTube चैनल है, उस चैनल में कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि फंडामेंटल रूल्स कब के बने हुए हैं। फंडामेंटल रूल देश स्वतंत्र होने के पहले के बने हुए हैं। सप्लीमेंट्री रूल उसमें ऐड किए गए हैं। तो फंडामेंटल रूल्स का अलग बुक है, सप्लीमेंट्री रूल्स का अलग बुक है। GFR
जो GFR है वो GFR 2017 में कंपाइल होकर के रिलीज हुआ और तब से लगभग हर 6 महीने पे उस पर 2-4 अपडेशन होते रहते हैं, इम्प्रूवमेंट होता रहता है। उसको मैं अमेंडमेंट नहीं कहता, क्योंकि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, और जहाँ जहाँ सामने इनकाउंटर होता है कि यहाँ पर ये मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम्स विद द अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो इसलिए GFR का जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो 2024 तक का है। जो भी अमेंडमेंट आता है उसको मैं आप लोगों को अपलोड करते रहता हूँ। शायद 10 जुलाई 2004 का अमेंडमेंट जो है लेटेस्ट अमेंडमेंट है, जिसका मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो भी बनाया है। ठीक है, पेंशन रूल्स 1971 का हुआ करता था, 1972 का हुआ करता था। 2021 में पेंशन रूल को रिवाइज किया गया है, लेकिन पेंशन रूल उन्हीं के पर अप्लीकेबल है जो 31 दिसंबर 2003 से पहले ज्वाइन किए हैं। जो 1 जनवरी 2004 के बाद ज्वाइन किए हैं उनके लिए पेंशन रूल अप्लीकेबल नहीं है। प्रोविज़न तो जानना है क्योंकि एग्ज़ाम है, क्योंकि जो 2003 में भी जो ज्वाइन हुए हैं वो अगर 35 ईयर तक जॉब करते हैं तो 2038 तक तो ये CCS पेंशन रूल बुक चलने वाला है। इसमें भी रूल मॉडिफिकेशन आता है। CCS पेंशन रूल में कई प्रकार के मॉडिफिकेशन इम्प्रूवमेंट गवर्नमेंट की है। कंडक्ट रूल, जब कंडक्ट रूल की बात करेंगे तो आपको दो रूल इसमें दो रूल बुक पढ़ने हैं। एक CCS कंडक्ट रूल्स 1964 है, CCS कंडक्ट रूल्स 1964 30 नवंबर 1964 को पब्लिश हुआ। CCS कंडक्ट रूल्स 1964 है ना, तो ये 30 नवंबर 1964 को नोटिफाई हुआ। ये आपको पढ़ना है। गिनती के इसके 25 सेक्शन है। इनको तो मैंने किसी एक वीडियो में पूरा मैंने रटा दिया है। जिस दिन आपको फुर्सत मिलेगी एक मैं लाइव क्लास लूँगा और पूरे CCS के सारे सेक्शन में आपको रटा दूंगा। रूल 1 से लेकर रूल 25 तक आपको कंठस्थ करा दूंगा, बैठे बैठे यहीं की यहीं आधे घंटे पौन घंटे में। दोबारा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ग्रुप में बताइएगा, उस दिन मैं उसका क्लास लेकर के CCS का मैं कंप्लीट रूल बुक, जो जीवन भर लोग नहीं समझ पाते हैं कि रूल 1 क्या है, रूल 2 क्या है, रूल 18 क्या है, रूल 15 क्या है, मैं आपको 2500 रूल कंठस्थ करा दूंगा। इस CCS 1964 के ठीक 1 साल बाद CCA रूल्स आया था। इट इज कनेक्टेड विद द कंडक्ट रूल। कंडक्ट रूल अकेला नहीं है, कंडक्ट रूल का सप्लीमेंट्री जो है CCA रूल्स 1965 है, जो 1 दिसंबर 1965 को नोटिफाई हुआ था। इन दोनों को पढ़ना है, छूट जाएगा, गड़बड़ काम हो जाएगा, इसलिए इन दोनों को पढ़ना है। GFR भी जब आप पढ़ते हैं तो GFR का जो सप्लीमेंट्री पार्ट है वो DFPR है, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 2024। हाँ, पहले 1978 का था, गवर्नमेंट ने उसको चेंज कर दिया। अभी 2024 का लेटेस्ट है, उसके सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। इसके बाद बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग का हिसाब ऐसा है कि बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का एक चैप्टर है। जब हायर क्लास में जाएंगे तो बुक कीपिंग अपने आप में एक बुक बन जाता है, लेकिन लोअर लेवल पे अप टू ग्रेजुएशन लेवल बुक कीपिंग जो है एक बुक नहीं है, एक चैप्टर है। क्वेश्चन पेपर जब एनालाइज कर रहे हैं तो उसमें ये दिख रहा है ये एक चैप्टर नहीं है जी। नाम सिर्फ बुक कीपिंग है, लेकिन लगभग पूरी अकाउंटेंसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूरी अकाउंटेंसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पूरी अकाउंटेंसी के कुछ मैंने क्लासेज अपलोड कर रखे हैं और कुछ क्लासेज मुझे अपलोड करने करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन पेपर नंबर 3 जो है
वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। क्वेश्चन पेपर नंबर 3 जो है उसमें 2 ही सब्जेक्ट लिखे गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सिर्फ 2 ही बुक का नाम लिखा गया। जब हमने क्वेश्चन पेपर 3 को एनालाइज किया, जो लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जब हम एनालाइज किए तो हमें कुछ बहुत ही विचित्र चीज़ें नज़र आई। विचित्र चीज़ें ये नज़र आई कि बुक तो सिर्फ 2 ही लिखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं इन दोनों के अलावा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इन दोनों के अलावा इंडियन पेनल कोड से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसको शॉर्ट में आईपीसी कहते हैं। गवर्नमेंट ने इसको मॉडिफाई कर दिया है 2023 में। सो आईपीसी से भी पूछे गए हैं, सीपीसी से भी पूछे गए हैं, सिविल प्रोसीजर कोड से पूछे गए हैं, सीआरपीसी से पूछे गए हैं। ये भी 2023 में चेंज हो गया, 2024 के 1 जुलाई से ये भी नोटिफाई हो गया। एविडेंस एक्ट से पूछे गए हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से भी पूछे गए हैं, आरटीआई से भी पूछे गए हैं और एडीआर से भी पूछे गए। एडीआर मीन्स अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होता है, जिसमें ट्रिब्यूनल्स भी आते हैं। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर पेपर 3 जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। मेरिट लिस्ट को ऊपर नीचे करने में इस क्वेश्चन नंबर 3 का बहुत बड़ा, क्वेश्चन पेपर नंबर 3 का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। क्वेश्चन पेपर नंबर 3 जो है ये हमसे ब्रॉड नॉलेज चाहता है। ये आईपीसी के भीतर घुस के कुछ नहीं पूछ रहा है, ओवरव्यू ऑफ आईपीसी जानना चाहता है। सीपीसी ओवरव्यू ऑफ सीपीसी जानना चाहते हैं, सीआरपीसी ओवरव्यू ऑफ सीआरपीसी जानना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ एविडेंस के बारे में जानना चाहते हैं। और जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है साहब, तो पॉलिटी तो हम पढ़े ही हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़े हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत से मटेरियल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़े जाते हैं। सो इसलिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ओवरऑल प्रोविजन भी इसमें पूछे गए हैं। आरटीआई हमारा पार्ट एंड पार्सल हो गया है जी। आरटीआई से क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, आपके एग्जाम में भी आ रहा है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का जो है ट्रिब्यूनल्स के बारे में मैं देख लेता हूँ, मैंने क्लासेज अपलोड किए हैं कि नहीं, अगर नहीं किए हैं तो ट्रिब्यूनल्स के बारे में अपलोड करेंगे। ये इस तरह से 3 क्वेश्चन पेपर हो गए। इन तीनों क्वेश्चन पेपर में आप सोच रहे होंगे कि हमने जो क्लासेज अपलोड किए हैं वो सब्जेक्टिव अपलोड किए हैं, क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, कैसे कर पाएंगे? बहुत लोगों का ये प्रश्न है। साहब ऐसा है, एमसीक्यू कितने प्रकार के होंगे और क्या क्या होंगे इसका कोई अंत नहीं है। एमसीक्यू कितने बन सकते हैं और कितने प्रकार के बन सकते हैं इसका कोई अंत नहीं है। एमसीक्यू का कहाँ से बनेंगे? चैप्टर से बनेंगे ना। तो अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी, यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। इसीलिए मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान देता हूँ। आप एक जीएफआर ले लीजिए, जीएफआर इतना मोटा बुक है, इतने मोटे बुक्स में से अगर एमसीक्यू बनाने चले सालों के सालों गुजर जाएंगे। कितने एमसीक्यू बना सकते हैं? हम चैप्टर वाइज कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर रहे हैं। आपको रूल 154 में, 149 में, 155 में कितना पावर दिया, वो पावर देख लीजिए, वही क्वेश्चन पूछेगा और कहाँ से पूछेगा। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी तो एमसीक्यू सॉल्व करना आसान रहेगा। हम प्रयास कर रहे हैं कुछ एमसीक्यू के क्लासेज भी अपलोड करेंगे। जैसे जैसे समय मिलता जाएगा हम प्रयास करेंगे कि एमसीक्यू के क्लासेस भी अपलोड करें। लेकिन आप समझ लीजिए, प्राइमा फेसी अगर शुरू ही एमसीक्यू से करते हैं,
पर्पस फुलफिल नहीं होगा। आपको चैप्टर पढ़ना है। कई बार लोग पूछते हैं सर भूल जाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, ग्रुप में बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर इसका पीडीएफ डाल दीजिए। सर ये जितने मटेरियल है इन सबका पीडीएफ में डाल देता हूँ, मैं एफआरएसआर का पीडीएफ डाल देता हूँ। आप 20 मिनट में उसको देख के सो नहीं गए तो फिर मुझे बताइएगा। जीएफआर का पीडीएफ में डाल देता हूँ, 10 मिनट में सो जाएंगे आप। बहुत अच्छी नींद आती है उस बुक को देख करके। उसको आसान किया है मैंने अपने क्लासेस में। कई बार उसको हम मल्टीपल रीडिंग दिए, मल्टीपल रीडिंग दे करके आपके लेवल के समझने के लायक हम उसको बनाए हैं। सो अगर पीडीएफ आप कहेंगे, सबका पीडीएफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइट पे अवेलेबल है, मैं डाउनलोड करके ग्रुप में डाल दूंगा। बोर हो जाएंगे आप। एक बार जो एफआरएसआर शुरू किया आप, खत्म ही नहीं होगा, साल खत्म हो जाएगा, साल खत्म हो जाएगा आपका, वो खत्म नहीं होगा। इसलिए क्लासेस जो डाले गए हैं उसको आप देखिए, अगर उसमें कुछ छूट गए होंगे हम दोबारा बना करके उसमें डालेंगे। मैं क्या करता हूं, मुझे अगर कुछ एग्जाम पास करना होता है और अगर मैं किसी का वीडियो देख रहा हूं सबसे पहले 1x पे नॉर्मल स्पीड में मैं एक बार उस वीडियो को देखता हूँ। वो जैसे वीडियो ख़त्म होगा उसको 1.25x में थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके सेकेंड टाइम में उस वीडियो को देखूंगा, और उसके बाद से 1.5x में 1.5 गुना स्पीड बढ़ा करके तीसरी बार देखूंगा। लगातार 3 बार मैंने उस वीडियो को देख लिया। उस वीडियो के जितने मटेरियल है मेरे दिमाग में प्रिंट हो गए, प्रिंट हो गए। अब जस्ट एक बार एग्जाम देने से पहले मैं उसको देखूंगा, बात बन जाएगी। एग्जाम में सक्सीड होने के लिए ये आवश्यक है कि एग्जाम के समय में क्वेश्चन पेपर सामने आता है तो मेरे दिमाग में कितना चीज़ रहता है क्लैरिटी के साथ, और वो एक ही चीज़ से हो सकता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस से ही आपको करना है, बार बार आपको प्रैक्टिस करना है, रिपीट करना है। जितने भी मटेरियल है मैं 3 बार बता रहा हूँ, अगर महीना दिन में टाइम मिलता है रिपीट कीजिए, रिपीट इट। हर बार आपको कुछ नया मिलेगा। जिसको 2-4 मार्क्स ज़्यादा आएगा वही सक्सीड करेगा, सब लोग सक्सीड नहीं करेंगे। ये जो मैंने बताया ना, क्वेश्चन नंबर पेपर 3 में आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, आरटीआई, एडीआर, इन सबके क्वेश्चन एक एक क्यों घुसा दिए हैं? दिस इज कॉल्ड इलिमिनेशन क्वेश्चन पेपर। ये इलिमिनेट करता है। 6500 के आसपास में टोटल यूडीसी ईएसआईसी का स्ट्रेंथ है। ईएसआईसी का सैंक्शनड स्ट्रेंथ है 6500। 6500 का 10% जो होता है 6,500 होता है। अगर पूरे के पूरे सीट खाली हों, अगर पूरे के पूरे सीट खाली हों ऑल इंडिया में, तब भी मैक्सिमम 6,685 यूडीसी जो है आगे एलडीसी यूडीसी बन सकते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं। साल भर में कितना खाली होगा? 200, 400, 500, जितने लोग रिटायर होते हैं उतना ही खाली होगा ना, और कुछ नए पोस्ट क्रिएट होते हैं। तो आप 200, 400, 500 में आपको जगह बनाना है तो कुछ ना कुछ तो इलिमिनेशन क्वेश्चन डालेगा ना। सो इसलिए हमें ओवरऑल आइडिया भी रखने हैं। क्वेश्चन नंबर पेपर 4, क्वेश्चन पेपर 4 जो है कंप्यूटर स्किल टेस्ट, सीएसटी इसको लिखा है नोटिफिकेशन में, ठीक। तो सीएसटी जो नोटिफिकेशन में लिखा है कंप्यूटर स्किल टेस्ट, इसमें 10 मार्क्स के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आते हैं। आप सबको आता है और आप ये 10 मार्क्स आराम से कर सकते हैं। 20 मार्क्स के वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एमएस वर्ड में 1 या 2 लेटर राइटिंग या नोटिंग ऐसे कुछ करके आता है। आपका डेली के काम है, आप जानते हैं ये। और तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का होता है, कुछ डेटा बनाना होता है और कुछ डेटा में कुछ फॉर्मूला लगा करके उसको सॉल्व करना होता है। बस इतना ही काम है।
ये आपके लिए मुश्किल नहीं है। मुश्किल तब होता है जब आप जैसे तैसे किसी ने बताया और वैसे वैसे करने लगे। ऐसा नहीं करना है, सीखना है जी, और सीख के करना है। और इसीलिए इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सेट में प्रिपेयर कर रहा हूँ, और प्रिपेयर करके मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। उसका वीडियो अपलोड करूँगा, नहीं तो लाइव में स्ट्रीमिंग में करके दिखा दूँगा। 50 में से 50 मार्क्स आपको लाना है। ये बैठे बैठाए 50 मार्क्स है। इसमें से जिसका मार्क्स कम हो गया सीधे मेरिट लिस्ट में ड्रॉप हो जाएगा। कोई मेहनत इसमें नहीं करना। डेली आप ऑफिस ड्यूटी तो करते ही हैं, बस गलत तरीके से करते हैं। आज भी हमारे पास साइन करने के लिए आता है, अनऑफिशियल लेटर करके आता है। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अनऑफिशियल करके लेटर करके आता है, ठीक है। तो अनऑफिशियल लेटर जो हमारे पास आता है, ये अनऑफिशियल लेटर क्या है भाई? ऑफिस में अनऑफिशियल लेटर कहाँ से आ गया? यू नोट बोलते हैं, अनऑफिशियल नोट। कहाँ से आ गया अनऑफिशियल नोट ऑफिशियल ऑफिस में? इस टर्मिनोलॉजी जो है, गलत टर्मिनोलॉजी यूज होती थी, उसको चेंज कर दिया गया है। और अभी जो टर्मिनोलॉजी यूज की जा रही है वो यूज किया जा रहा है IDN, इंटर डिपार्टमेंटल नोट। 1 मिनट। तो इसमें क्या करना है, आपको अपने आप को अपडेट करना है जी। यूओ नोट नहीं है, कहीं नहीं है। आप मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर ढूंढ लीजिए। इंटर डिपार्टमेंटल नोट है वो। एक ब्रांच से, रेवेन्यू ब्रांच जब रिकवरी ब्रांच को भेजेगा, वो इंटर डिपार्टमेंटल नोट है। एडमिन ब्रांच जब अकाउंट्स को भेजेगा, ये इंटर डिपार्टमेंटल नोट है। IDN है, IDN है, ये अनऑफिशियल नहीं है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। ऐसे ऐसे बहुत से अनजाने में हम गलतियां करते जा रहे हैं। एग्जाम में में ले जाकर कॉपी पेस्ट कर देंगे। नहीं करना है जी, नहीं करना है। इसके लिए मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर के सारे A to Z सारे क्लासेज मैंने अपलोड कर रखे हैं। अगर उसमें कुछ नहीं दिख रहा है प्लीज़ लेट मी नो। मैं उसमें से और भी जितने भी होंगे, ये अनौपचारिक टिप्पणी, ये हाँ, ये UN नोट का होता था अनौपचारिक टिप्पणी, ये गलत है। ये टर्मिनोलॉजी ही गलत है। ऑफिस में कुछ भी अनौपचारिक नहीं होता, सब औपचारिक होता है। नथिंग इज अनौपचारिक, सब औपचारिक होता है। तो इसीलिए उस टर्मिनोलॉजी को चेंज करके और ID नोट किया गया, इंटर डिपार्टमेंटल नोट। मंडे से आप यूज कीजिए। ऐसे ही लेटर राइटिंग का फॉर्मेट, क्या लेफ्ट में होना चाहिए, क्या राइट में होना चाहिए, क्या ऊपर होना चाहिए, क्या नीचे होना चाहिए, कितने स्पेस का गैप होना चाहिए, पैरा टू पैरा कितना डिफरेंस होना चाहिए, पैरा नंबरिंग कैसे होता है, सब पैरा नंबरिंग कैसे होता है, सेंट्रल लाइनिंग कैसे होती है, इन सब पे मार्क्स होता है जी, अलग अलग मार्क्स होता है। मेरे पास आएगा तो मैं तो चेक करूंगा। इन सब पे मार्क्स होता है, ठीक है। और यही मार्क्स जो है, किसी को 50 दिला देंगे, किसी को 45 दिला देंगे, किसी को 40 दिला देंगे, किसी को 35 दिला देंगे, किसी को 30 दिला देंगे। सीधे सीधे जिस किसी को 30 मिल गया, वो 50 वाले से 20 मार्क्स नीचे चला गया, हाउ ही इज गोइंग टू कम्पीट इन मेरिट लिस्ट? प्रॉब्लम हो जाएगा। सो इसलिए मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर को पूरा फॉलो कीजिए। मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो पता चलेगा टैब में कितना स्पेस देना है, लेफ्ट लाइन अलाइनमेंट कैसे करना है, राइट अलाइनमेंट कैसे करना है। जिस कंप्यूटर पे ये टेस्ट लिया जाता है उसमें कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि आप बैक स्पेस मार रहे हैं, डिलीट मार रहे हैं, मैनुअल कर रहे हैं, फॉर्मूला से कर रहे हैं, ये सब चीज़ें उसको रिकॉर्ड हो रही है। अगर वो एक्सेल में ये बोला है कि ये टेबल है, इस टेबल का सम बना दीजिए यूजिंग द फॉर्मूला, आपके पास समय है और आपने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करके सीधे नंबर लिख दिए, मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको फॉर्मूला ही यूज करना है।
तो इस फेरे में न रहिएगा कि एग्जामिनर को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वो सॉफ्टवेयर ही ऐसा है कि आप बैक स्पेस कितना मारे हैं, डिलीट कितना मारे हैं, इंटर कितना मारे हैं, फॉर्मूला कहाँ पे लगाए हैं, कहीं कहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाए हैं, वो सब कुछ उसको ट्रेस होता है। इसलिए एक्सेल का प्रैक्टिस आपको छोटा सा हल्का सा प्रैक्टिस है, अगर नहीं हो पाएगा उसका भी लाइव स्ट्रीमिंग ले लेंगे, आपको हम एक्सेल का भी बता देंगे कैसे करना है। वर्ड का आप करते हैं लेकिन फॉर्मेटिंग आपको नहीं पता है। 50% लोगों को सही फॉर्मेटिंग नहीं पता है। आधा टाइम तो मुझे लग जाता है उसको करेक्शन करने में। मैं करेक्शन इसलिए नहीं करता क्योंकि कि वो मुझे ऐसा करना है, मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि अगली बार से वो स्टाफ सीख जाए, और जब वो किसी और स्टाफ को सिखाए तो प्रॉपर चीज़ सिखाए, सही चीज़ सिखाए, राइट। तो इसलिए आपको सही चीज़ जानना क्यों ज़रूरी है? इसलिए सही चीज़ जानना ज़रूरी है सो दैट नेक्स्ट जनरेशन को आप सही बातें ट्रांसफ़र कर सकें। एसएसओ में पता है, जिस दिन एसएसओ ज्वाइन करते हैं उस दिन किसी को ब्रांच मैनेजर बना देते हैं और किसी को इंस्पेक्शन वाला एसएसओ की ड्यूटी दे देते हैं। उसके साथ किसी सुपीरियर कोई सीनियर एसएसओ होंगे उनके साथ लगा देंगे। सीनियर ऑफिसर जो जानते हैं, जैसा जानते हैं, वो जैसा करते हैं वैसा ही उनको सिखा देंगे। वो भी कहीं से सीखे नहीं हैं, उनको भी किसी ने सिखाया था, वैसे ही सिखा देंगे, वैसे ही वो करते जाएंगे। वो सही कर रहा है कि गलती कर रहा है जीवन भर उसको पता नहीं चलता। इसलिए ये हमारी ड्यूटी बनती है कि नेक्स्ट जनरेशन को हम सही चीज़ें ट्रांसफ़र करें, और ये तभी होगा जब हम सही चीज़ें सीखते हैं, राइट। तो एसएसओ का जो भी असिस्टेंट टू एसएसओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको स्वामी हैंडबुक घोल के पी जाना है। स्वामी हैंडबुक ईयर टू ईयर आता है, आप कहेंगे तो मैं पीडीएफ फॉर्मेट में डाल दूंगा, पीडीएफ फॉर्मेट ग्रुप में मैं डाल दूंगा, आप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। स्वामी बुक आपको घोल के पी जाना है। अगर आप स्वामी बुक घोल के पी जाते हैं तो आपने फंडामेंटल रूल कुछ जान लिया, सप्लीमेंट्री रूल कुछ आपने जान लिया, कुछ जीएफआर भी आपने जान लिया, थोड़ा बहुत पेंशन भी आपने जान लिया, थोड़ा बहुत कंडक्ट रूल भी आपने जान लिया। सब कुछ का मिक्स है स्वामी हैंडबुक। शॉर्ट में सबका कंसाइज एक रेफरेंडम है। सो बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि स्वामी बुक को घोल के पी जाइए, कंठस्थ कर लीजिए। हाँ, अगर उसको भी पढ़ने से नींद आती है तो फिर तो मेरा आपको वीडियो देखना पड़ेगा, लगातार 3 टाइम वीडियो देखिए, उससे हो जाएगा आपको। मुझे लगता है आप लोग सारे लोग वही हैं जो ग्रुप में ज्वाइन है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है बता देंगे, मैं आपको पेस्ट कर दूंगा, उसमें ग्रुप का लिंक पेस्ट कर दूंगा। तो ये तो जो रहा ये क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस रहा, ठीक है। अब आप लोग बताएं इसके अलावा क्या जानना चाहते हैं, लेट मी नो। वेटिंग। पेपर 3 का हिंदी वर्जन वीडियो देखिए, ऐसा है पेपर 3 का मैं सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी टॉपिक्स डाले। अभी मैं पेपर 3 का एमसीक्यू डाल रहा हूँ, शुरू किया है मैंने एमसीक्यू प्रिपेयर करना। तो जो एमसीक्यू का मटेरियल जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ वो बाइलिंगुअल है, मटेरियल इंग्लिश में है, डिस्कशन हिंदी में है। सो कोई दिक्कत नहीं होगी, इंग्लिश हिंदी दोनों को ये समझ में आएगा, दोनों को समझ में आएगा जी, ठीक है। सो चिंता ना कीजिए, जो भी मटेरियल अभी मैं डालूंगा वो जो पहले मटेरियल जो डाले जा चुके हैं प्योर इंग्लिश में है वो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी जितना मैं आपको एमसीक्यू का मटेरियल सॉल्व करके डालूंगा मटेरियल इंग्लिश में, और आपको समझाने का काम जो होगा हिंदी में होगा। सो इट विल बी इन बाइलिंगुअल, ठीक है। एक्चुअली क्या है, ये लगभग 1 घंटे का सेशन हो चुका है। तो आज सिर्फ और सिर्फ हमने कमिट किया है सिर्फ एसएसओ की चर्चा करेंगे, असिस्टेंट टू एसएसओ की चर्चा करेंगे।
एक सेकंड सेशन हम कल रखेंगे और सेकंड सेशन में हम LDC, UDC असिस्टेंट, इनके जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनके बारे में हम सिलेबस के बारे में, क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ SSO LDC से रिलेटेड और ओवरऑल क्वेश्चन पेपर पूरा कुछ सबको कैसे कैसे कॉमन जो यूज है, कॉमन चीज़ों के लिए हम ध्यान दे रहे हैं। असिस्टेंट वाले लोगों को बता दूं, UDC वालों को बता दूं कि भैया आपका इंग्लिश पेपर इज़ वेरी टफ, इंग्लिश पेपर इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ। उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं कुछ वीडियो में लेकर के आऊँगा। इंग्लिश के ग्रामर को सॉल्व करने के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी की आवश्यकता है। हम में से बहुत लोग ग्रामर भूल चुके हैं। तो बेसिकली मैं सबसे पहले आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ग्रामर अपलोड मैं कर रहा हूँ। डेली 5-5 क्लासेज में रिलीज करता हूँ इंग्लिश का, इंग्लिश हिंदी ग्रामर का। पहले इंग्लिश हिंदी ग्रामर अपने आप को या तो नया समझना है तो नए रूप से समझ लीजिए, और नहीं तो पहले से समझ चुके हैं तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, जस्ट रिवाइज। ग्रामर समझ लेंगे तब जाके कंप्रीहेंशन होगा और तब जाके ट्रांसलेशन होगा। मैंने ग्रामर वाले बुक में बताया है, ग्रामर के 3 पार्ट होते हैं। ग्रामर के बाद से कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन के बाद से ट्रांसलेशन। क्वेश्चन पेपर जो है आपका इंग्लिश का, वो ग्रामर भी है, उसमें कंप्रीहेंशन भी है, ट्रांसलेशन नहीं है। ट्रांसलेशन आपको समझना है बिकॉज क्वेश्चन इज प्योरली इन इंग्लिश, इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश में ही है, राइट। और बताइए असिस्टेंट वाला साहब, बिल्कुल बिल्कुल, मैं 1 घंटा से ज़्यादा इसको खींचना नहीं चाहता हूँ, इसलिए असिस्टेंट का और UDC का क्लास हम कल प्लान करते हैं, ठीक है सर। ब्रांच ऑफिस मैनुअल का भी वीडियो क्लास करवा दीजिए। सर ये बड़ा मुश्किल काम है, ब्रांच ऑफिस मैनुअल का, ये अपने आप में ये एक कोड है ये, और ये मेरा बस चले तो मैं इस कोड को मैं कब का बदल देता। मैं टाई अप में हूँ, मैं लाइजन में हूँ कि इसको कितना जल्दी रिवाइज किया जाए, लेकिन जब तक रिवाइज नहीं होता तब तक तो ये पुराना वाला ही चलेगा। इसमें आपको सर सर्कुलर में से चाहे आर्चिव में से होंगे, वहाँ से सर आपको निकालना पड़ेगा। कोई रेगुलर 5 साल 6 साल से ब्रांच ऑफिस में है, उसका आप ब्रांच ऑफिस मैनुअल उठा करके और अपने ब्रांच ऑफिस मैनुअल को आप अपडेट कर लीजिए, जहाँ जहाँ अपडेशन की ज़रूरत है अपडेट कर दीजिए, ठीक है। इंग्लिश का भी प्लेलिस्ट डाल दीजिए। इंग्लिश का प्लेलिस्ट डाल दिया गया है सर, इंग्लिश का पूरा प्लेलिस्ट डाल दिया गया है। उस प्लेलिस्ट को मैंने असिस्टेंट LDC वाले ग्रुप में डाला है। इंग्लिश का प्लेलिस्ट अलग से डाल दिए हैं। 5-5 वीडियो, जब हम लाइव स्ट्रीमिंग चल रहे हैं इस समय भी 2 या 3 वीडियो शायद रिलीज हो चुके होंगे, हमने उसको शेड्यूल कर दिया था। सो इंग्लिश का निश्चित रूप से हम बना रहे हैं सर। जो इंग्लिश का आप इसके बाद से जब आप ये पूरा समझ लीजिए तब इंग्लिश के कुछ स्पेसिफिक पार्ट का हम अपलोड करेंगे। ESI एक्ट कैसे प्रिपेयर करें, हाँ जी, कल या परसों मैंने एक क्वेश्चन पेपर का आंसर, मैंने 8 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, और उस 8 क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए 10% ESI एक्ट हमने पढ़ा है। मैं पूरा ESI एक्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ क्वेश्चन के द्वारा, क्योंकि मैं जब भी ESI एक्ट रूल नंबर 1, रूल नंबर सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2 पढ़ना शुरू करता हूँ, थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है। मुझे नहीं पता आपको कैसा लग रहा होगा, तो मैंने पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया है। असिस्टेंट का, हाँ, असिस्टेंट का ही क्वेश्चन पेपर ले करके, और उस क्वेश्चन पेपर में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन का वो चैप्टर, वो सेक्शन मैं उठा लेता हूँ और मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पूरा ESI एक्ट मैं सॉल्व कराऊंगा सर, पूरा ESI एक्ट सॉल्व कराऊंगा। पूरा क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व करा करके, मेरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने का तरीका अलग है। ऐसा नहीं कि 10 मिनट में क्वेश्चन नंबर 1 का A आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का B आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का C आंसर होगा, ऐसा मैं नहीं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो A आंसर है वो किस चैप्टर से आया है, उस चैप्टर में से और कौन कौन क्वेश्चन बन सकते हैं,
ये सब मैं साथ में लेकर के चलता हूँ। क्यों? इट इज़ नॉट नेसेसरी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रिपीट करेगा, इट्स जस्ट पैटर्न फॉर अस। ये सिर्फ पैटर्न है जी। हर बार वो कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, नए नए क्वेश्चन डालेंगे। इसलिए मैं ESI एक्ट आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ थ्रू PIQ, थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, राइट। पूरा ESI एक्ट हम बताएंगे जी। आगे बताइए। वेटिंग फॉर अनदर कमेंट्स। या सबका हो गया? कुछ डाउट और है बताइए। पेपर कब होगा? हाँ, ये नहीं पता। वी हैव टू वेट फॉर द नोटिफिकेशन। फॉर्म भरना हमारा काम है, प्रिपेयर करना हमारा काम है, एग्ज़ाम लेना उनका काम है। सो पेपर कब होगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि जनवरी में पेपर हो जाएगा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि फरवरी में पेपर हो जाएगा। सो देखते हैं कि जनवरी में होता है कि फरवरी में होता है। बट एक बार अगर फॉर्म आ गया है तो एग्ज़ाम होंगे। और जो ये SSO के लिए अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए विशेष बात मुझे ये बतानी है कि आपका जो रिक्रूटमेंट रेगुलेशन, जो प्रपोज्ड रिक्रूटमेंट रेगुलेशन है, उसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है ही नहीं, ख़त्म। सिर्फ और सिर्फ DPC और प्रमोशन होगा। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से अगर आप पास करना चाहते हैं, ये मौका मत चूकिएगा, ये मौका चूके और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम गायब। आपका ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रेगुलेशन पब्लिश हो चुका है, उस पर मैंने क्लास वीडियो बना करके डाल चुके हैं हम। फाइनल नहीं हुआ है, पब्लिश होना बाकी है। जिस दिन गवर्नमेंट ने फाइनल करके पब्लिश कर दिया, उस दिन से SSO का LDC ख़त्म हो जाएगा, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम ख़त्म, फिनिश। सो इसलिए मेक इट लास्ट। अच्छा पोजीशन आएगा तो 2019 में आप आ जाएंगे, 2020 में आ जाएंगे, खराब भी आया तो 2025 में तो आ ही जाएंगे। सो दिस इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द असिस्टेंट्स, दोज हु वांट टू जंप टू SSO, राइट। GK GS, हाँ जी, ये एक समस्या है। GK का मैंने देखा है, कन्वेंशनल GK के क्वेश्चंस हैं। मैं लूसेंट पढ़ता हूँ, लूसेंट GK का बुक, और लूसेंट GK बुक से मुझे जैसे जैसे टाइम मिलेगा आपके GK का मैं प्रिपरेशन कराऊंगा। पैरेलली आप भी GK के क्वेश्चन पेपर पर ध्यान दीजिए। अपने तरफ से भी आप GK का एक लूसेंट का बुक आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। लूसेंट का बुक ले लीजिए, बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से वो बताया है, समझने का प्रयास कीजिए। बहुत मुश्किल काम नहीं है। GK का मैंने क्वेश्चन देखा है, वो लेवल कोई बहुत टफ नहीं है, नॉर्मल है, बात बन जाएगी, बस आइडिया होना चाहिए। ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा GK GS का, जय सोमनाथ जी, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा, ये मेरे आई वाज मिसिंग। एनी अदर? रेफरेंस के लिए बुक्स मैनुअल, अच्छा रेफरेंस के लिए बुक मैनुअल मिलेंगे? आई डाउट। जब असिस्टेंट डायरेक्टर का LDC हुआ था UPSC के द्वारा तो कोई रेफरेंस के लिए बुक मैनुअल, अरे आप ये सोचिए 100 क्वेश्चन करने हैं 1 घंटे 120 मिनट में, आपको रेफरेंस बुक मिलेगा? कैसे कर लेंगे आप? आई डाउट। कोई प्रोबेशन क्लियरेंस एग्जाम हो तो उसमें रेफरेंस बुक मिलते हैं, इसमें रेफरेंस बुक नहीं मिलेगा, आई डाउट। जी सोमनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई इशू हो तो बताइए, नहीं तो इसको कंक्लूड करते हैं। इसके बाद मुझे मैनेजमेंट पर क्लासेस प्रिपेयर करके अपलोड करना है। मैनेजमेंट के सारे टॉपिक को क्लासेस प्रिपेयर करके मुझे अपलोड करना है, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि क्वेश्चन 3 का सारे चीज़ों का ओवरऑल थोड़ा थोड़ा आइडिया मैं आपको देते जाऊं जब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बताते चलूँगा तो, राइट। एनी अदर? सो ठीक है, अगर और भी कुछ बाकी रहा तो फिर कोई सेशन कर लेंगे। कल का सेशन जो रहेगा वो LDC UDC असिस्टेंट के लिए रहेगा। मिलते हैं
अगले सेशन में। तब तक के लिए ऐसा है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन इंस्टेंटली आएगा। आप में से बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली आएगा एंड यू कैन हैव एक्सेस टू द चैनल। ठीक है जी, कल का टाइमिंग फिक्स करते हैं, यही शाम के 7 बजे रखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का हम कराएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कराएंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कराएंगे। हाँ, एसएसओ प्रोबेशन क्लियरेंस एग्जाम में मेरिट लिस्ट नहीं होता, दोनों में समझिए फर्क। प्रोबेशन क्लियरेंस एग्जाम में मेरिट लिस्ट नहीं बनती, एक पार्टिकुलर मार्क्स जितने लोगों का आए सब पास। इसमें मेरिट लिस्ट बनेगी, इसमें जिसको 1-2 मार्क्स ऊपर आया ही इज द सक्सेसफुल पर्सन, और जिनको नीचे रह गए अनसक्सेसफुल हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग SGKG स्टडीज़ चैनल। नमस्कार।